हेलो गाइस, जय हिंद। तो अनअकैडमी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे गाइस। तो अनअकैडमी में एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है। अगर आपको मतलब ये चाहिए ऑफर तो तुरंत आज ही लो, क्योंकि जनवरी 1 से 3 जनवरी तक सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी अनअकैडमी में मिल रहा है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे कैपिटल लेटर में झा सर को परचेज करते समय, कोई भी प्लान अनअकैडमी में आप परचेज कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड परचेज कर रहा है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तुरंत जो है वो अब इसको परचेज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अभी डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें प्लान लेने पर और झा सर कोड का उपयोग करने पे। राइट। और बाकी इसके अलावा अभी बहुत सारे इनके कोर्सेज जो है वो शुरू होने वाले 5 जनवरी से। तो इनको डेफिनेटली जो है वो आप ज्वाइन करें। और हर संडे यहाँ पर एक मेगा क्विज होता है, तो इस पर भी पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिलेगी, 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर संडे को 11 बजे, राइट, भूलना मत, संडे को 11 बजे अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। तो यहां पर आप ज्वाइन कर लेना 11 बजे जाकर। और कोड अगर मांगेगा तो कोड में भी झा सर ही यूज करना है कैपिटल लेटर में। टोटल 56 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का क्विज होगा। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट किया करो। और बाकी कैपिटल लेटर में आप झा सर हमेशा यूज करना। आप या आपका कोई भी फ्रेंड अगर कुछ भी चीज परचेज करते हैं अनअकैडमी से तो उसमें आपको काफी यानी कि जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ईएमआई पर भी जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर करती है, तो ईएमआई पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लोन चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपको बतानी थी। अब यहाँ पर बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नाम से हमारा डेवलपमेंट बैंक, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बैंक जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए लोन्स वगैरह ऑफर करेगा, हेल्प करेगा। राइट, डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हो गई। राइट, तो इसी से आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये बैंक किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज के द्वारा है ये बैंक ऑपरेट किया जाता है। और ये आइडिया इस बैंक का सामने आया 5th ब्रिक्स समिट में, जो कि दुर्बन साउथ अफ्रीका में हम लोग को देखने को मिली थी 2013 में। तो 2013 में इसका आइडिया इमर्ज हुआ कि एक इस प्रकार का बैंक बनाना चाहिए जो कि ये 5 कंट्रीज को, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इनको सपोर्ट कर सके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2014 में इस बैंक को स्टैब्लिश कर दिया ब्राजील के अंदर। जब छठी ब्रिक्स समिट हम लोग को देखने को मिली थी उस समय इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। और हेडक्वार्टर इस बैंक का कहां पर है? याद रखना, शंघाई, चाइना में इस बैंक का हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। इस बैंक के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो 5 कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज के पास वोटिंग पावर किस कंट्री के पास कितनी ज्यादा, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अंदर और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर वोटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि ये 5, मान लेते 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। इन 5 मेंबर ने जितना पैसा उस बैंक में इन्वेस्ट किया होगा, डाला होगा, राइट, उसका सब्सक्रिप्शन कैपिटल जितना रखा होगा उस बैंक के अंदर, तो उस हिसाब से जो है सामने वाली कंट्री को जो है वो वोटिंग पावर दी जाती है। यानी कि वोटिंग पावर इक्वलेंट नहीं होती है, वोटिंग पावर जो होती है वो अनइक्वल होती है। वो डिपेंड करती है कि किसने कितना पैसा उस बैंक के अंदर रखा है। यहां पर वोटिंग पावर इक्वल है, तो याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक में वोटिंग पावर इक्वल है, वर्ल्ड बैंक में अनइक्वल है, वो कैपिटल के ऊपर बेस्ड होती है। सेम एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी कैपिटल के ऊपर बेस्ड ही, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड ही वोटिंग पावर जो है वो तय की जाती है। बट यहां पर इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि यहाँ की वोटिंग पावर इक्वल है, इक्वल वोटिंग है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर वीटो पावर भी नहीं है। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि सभी की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, सभी अगर चाहेंगे तभी कोई डिसीजन जो है वो एग्री किया जाएगा, वरना वो डिसीजन लैप्स हो जाएगा। तो ये वीटो पावर्स में होता है। बट यहां पर कोई भी ऐसी वीटो पावर नहीं है, यानी कि मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज की, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ये बैंक किसकी मदद करता है? तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिक्स कंट्री का ये बैंक है, तो ब्रिक कंट्री की ही मदद करेगा ना। ब्रिक्स कंट्री में ही जो है वो ये इस बैंक के थ्रू जो है वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा कैसी मदद होती है? फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, तो इस प्रकार की मदद जो है वो इस बैंक के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है। और गाइस, न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड एक अपडेट है। अभी रिसेंटली इजिप्ट ने इस बैंक को ज्वाइन किया है। और इससे पहले इस बैंक के जो नए सदस्य हैं वो बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर ऑलरेडी जो 5 सदस्य हम लोग को देखने को मिलते थे ब्रिक्स के, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, इसके अलावा हम लोग को बांग्लादेश, यूएई,
उरुग्वे और अब इजिप्ट हम लोग को एक नया सदस्य जो है वो इस बैंक का देखने को मिल रहा है। और रही बात इस बैंक के अंदर ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस की, यानी कि ब्रिक्स के सदस्य इसके जो मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आप जानते होंगे गाइस ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स कंट्री की अगर पॉपुलेशन को अगर हम देखें, यानी कि इन 5 कंट्री ब्रिक्स की पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो पूरे दुनिया भर का 41% ग्लोबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है, 41%। और अगर पूरे दुनिया भर की जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स कंट्री से पूरे दुनिया भर का 24% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। और ट्रेड की बात करें पूरे दुनिया भर के ट्रेड की, तो ब्रिक्स नेशन में से 16% पूरे दुनिया भर के ट्रेड का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसकी एक आपको बेसिक सी जनरल सी जो है वो जानकारी होनी चाहिए, राइट। डिस्कस करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने आरईसीपी को, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को 2019 में छोड़ दिया है, हट गए हम लोग इससे। तो आरईसीपी जो है गाइस ये बताया जा रहा है, इसके अंदर हमें ये एक ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है जिसमें हमें 10 आसियान कंट्रीज देखने को मिलती है। कौन सी है ये, तो याद रखना इनका नाम, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान कंट्री कौन सी है। तो सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस और 5 की पार्टनर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कंट्रीज टोटल हम लोग को 10+5 देखने को मिलती है आरईसीपी के अंदर। आरईसीपी का मेन उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो टैरिफ्स को लो करना, राइट। जैसे कि ये जितनी भी 15 कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे को अगर सामान ट्रांसफर करेंगी, क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री को सामान भेजती है, ठीक है, तो आपको ये वाली चीज पता होगी, जैसे कि ए कंट्री की बात करते हैं हम लोग और बी कंट्री की बात करते हैं। अगर एक सामान ए कंट्री से बी कंट्री के अंदर जाता है तो बी कंट्री उस सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज या टैरिफ जो है वो इंपोज करती है, लगाती है, टैरिफ टैक्सेस लगाती है उस कंट्री के अंदर सामान लाने के लिए। जैसे होता है ना कि आप जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मंगाते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लग जाती है कि नहीं। तो यही वाली बात है, यहां पर यही चीज बताई जा रही है कि ये 15 कंट्रीज मिलकर इस प्रकार का एग्रीमेंट करती हैं कि ये आपस में जो टैरिफ्स वगैरह जो है इस प्रकार से इनका एग्रीमेंट होता है कि वो कस्टम ड्यूटीज अपनी कम कर देती हैं, कि एक दूसरे के साथ ये कंट्रीज अगर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करेंगी तो यानी कि ये 15 पार्टनर कंट्रीज हैं, इनमें अगर सामान का आवन जावन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी। अब देखो यहां पर जीरो ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, लो टैरिफ की बात हो रही है। तो कंपैरेटिवली बिना एग्रीमेंट के जो ड्यूटीज लगती है उसके कंपैरिजन में ये एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज, इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज प्रमोट होती है इसके कारण, राइट। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह जो होती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज वगैरह जो होती है, उनको बहुत फायदा मिल जाता है। इसमें जो कॉस्ट वगैरह होती है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम भी बचता है काफी सारी कंपनी का, क्योंकि ये 15 पार्टनर कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड कर रही है एग्रीमेंट के थ्रू, तो इनका सामान भी जो है वो जल्दी क्लियर होगा एक दूसरी कंट्रीज के अंदर, ज्यादा देर तक डॉकयार्ड पे या पोर्ट वगैरह पे रखा नहीं रहेगा उसको क्लियर करने के लिए, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू ये आ रहा है सामान, है ना। तो ये वाली चीज है। बट हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि इस एग्रीमेंट में जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगेगी, राइट। तो ये वाली चीज होती है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफाई होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के इधर उधर ट्रांसफर कर दी, नहीं, स्पेसिफाई होते हैं प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहां पर जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं कहीं पर भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 15 कंट्रीज के बीच में, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी इसमें फायदा मिलता है, यानी कि ये 15 कंट्री जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ना, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है, जैसे कि आपको पता होगा आईपीआर के अंदर हम लोग को ट्रेडमार्क देखने को मिलता है, पेटेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक कोई इनोवेटर है, ठीक है, किसी ने कोई एक नया प्रोडक्ट इनोवेट किया, अब वो चाह रहा है कि यार उसका प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट पे जाए तो उसके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर ले, उसको इन 15 कंट्रीज में भी फायदा मिले, या फिर जिस भी कंट्री में उसका प्रोडक्ट जा रहा है वहां पर कोई और दूसरा व्यक्ति उसके प्रोडक्ट की कॉपी करके ना बेचने लगे, राइट। तो इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी राइट्स यहां पर मिल जाते हैं सामने वाली कंपनी को या एक इंडिविजुअल को, स्टार्टअप को, राइट। बट ये बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स इसमें कवर नहीं होता। ये वाला एक इसमें ड्रॉबैक हम लोग को देखने को मिलता है एक प्रकार का। और इंडिया ने इस चीज को क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया को जो दिक्कत है वो चाइना से है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 15 कंट्री का ब्लॉक है जिसमें चाइना भी एक है, और आप जानते हैं कि चाइना इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को डंप करती है, राइट। सस्ते माल चाइना के सस्ते माल इंडिया में आ जाते हैं, जैसे वो माल होते हैं ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ऐसे माल होते हैं सस्ते। अब आप बोलोगे सर सस्ते माल तो हमारे लिए अच्छे हैं, हाँ वो तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छे हैं। गाइस मैंने माना कंज्यूमर के लिए अच्छे हैं, बट हमारी कंट्री के लिए खराब है। कैसे खराब है उसका कॉन्सेप्ट भी समझो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है।
जैसे चाइना है, चाइना हमारे यहाँ प्रोडक्ट को डंप कर देता है। अब हमारी एक कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, हमारी मोबाइल की कंपनी है, ये एक मोबाइल फोन को 5,000 में बना रही है, ठीक है, ऐसे ही नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल फोन है 5,000 का, राइट। चाइना से एक मोबाइल फोन आ रहा है, ये मोबाइल फोन मस्त एकदम झमाझम है, तेज तेज साउंड बजने वाला मोबाइल फोन है, मल्टीमीडिया है एकदम, हर एक फैसिलिटी है इसमें, बड़ी सी स्क्रीन है, हर एक फैसिलिटी मान के चलो आप, और ये मोबाइल फोन 3,000 में इंडिया में बिक रहा है। और आपने देखे भी होंगे इस प्रकार के चप्पल वाले मोबाइल फोन बहुत सारे तेज झमाझम आवाज वाले बिकते थे, अभी अभी बिकना कम हो गए हैं इंडिया में, राइट। तो ये इस प्रकार के मोबाइल फोन भरे पड़े रहते थे मार्केट में, और लोग बाग जो है, क्योंकि उनको सस्ते में मोबाइल फोन और फैसिलिटी मिल जाती थी, तो लोग बाग जो है वो इस प्रकार के चाइनीज मोबाइल फोन परचेज कर लेते थे। इससे हमें क्या नुकसान है? तो अगर हम लोग चाइना का मोबाइल परचेज करेंगे तो जो पैसा है वो किसके पास जा रहा है? चाइना के पास जा रहा है। और अगर हम लोग इंडिया का मोबाइल फोन परचेज करेंगे तो पैसा जो होगा वो इंडिया के अंदर आएगा, और इंडिया के अंदर जब पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा कहां कहां पर बट रहा है? लेबर्स को भी बट रहा है ना, क्योंकि लेबर्स लोग ने ही तो मिलकर ये मोबाइल फोन को बनाया है, वर्कर्स ने, एम्प्लॉइज ने, इंडियन एम्प्लॉइज ने मिलकर ही तो इस मोबाइल फोन को बनाया है। अगर हम लोग पैसा अगर बाहर देते हैं, दूसरी कंट्री में देते हैं, तो सामने वाली कंट्री के वर्कर्स को फायदा होता है, सामने वाली कंट्री को फायदा होता है। बट अगर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारी कंट्री के वर्कर्स को फायदा होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, है कि नहीं? तो ये वाली चीज है, तो इससे भी हम लोग को बचना है। क्योंकि देखो चाइना का मेन, अब आप लोग के दिमाग में ये भी डाउट आएगा कि सर हम लोग क्यों सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना सकते? देखो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिस्ट है, वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके देता है सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को गिराने के लिए। चाइना का ऐसे कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, वैसे तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे देता है जिसके कारण से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ना जाने कितनी सारी चीजें होती हैं, राइट। बट उससे चाइना को कोई लेना देना नहीं, चाइना तो ये चाहता है वो यहां पर और एक और चीज आपको पता होगा इसकी, चाइना के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट इंडिया के अंदर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट को डंप कर देता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया के अंदर एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी क्रिएट कर देना, दूसरी बात इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर करना। क्योंकि अभी ऑब्वियसली बात है कि चाइना के काफी सारे प्लान्स हैं, उसमें इंडिया अड़ंगा बन रही है, तो वो चाहता है इंडिया को कहीं ना कहीं से परेशान करना। और अगर हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं, ये 15 कंट्रीज के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें चाइना भी है। अब चाइना क्या बोलेगी? चाइना बोलेगी इंडिया RECP का पार्टनर है, इंडिया ने साइन किया है RECP को, तो मैं भी जो है वो बिना किसी रोक टोक के इंडिया में सामान भेज सकता हूं। और कई बार ये स्ट्रैटेजी भी बना सकता है चाइना, ये क्या करेगा, डायरेक्टली इंडिया में सामान ना भेजे, क्या पता सिंगापुर पे, यानी कि इसने अपना माल जो है वो सिंगापुर में भेजा और सिंगापुर से इंडिया में इसने माल भेज दिया। इस प्रकार की भी चीज कर सकता है ये, इस प्रकार की भी एक काइट जो है वो क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक सामान जो है वो एक दूसरी जगह पर भेज के फिर इंडिया में भेज सकता है। तो इसका भी हम लोग को खतरा है थोड़ा सा, राइट। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो RECP को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेन जो इशू है वो ट्रेड इम्बैलेंस का भी है, और जो खराब घटिया प्रोडक्ट जो डम करता है चाइना हमारी कंट्री के अंदर हमारी इकोनॉमी को हैम्पर करने के लिए, और भी उसके पीछे बहुत सारे उसके कारण होते हैं, तो उस कारणवश हम लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया। क्लियर है आपको यहां तक बातें? तो इंडिया के प्रेजेंस की क्या आवश्यकता है RECP में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में? तो इंडिया जो है गाइस ये क्रूशियल रोल प्ले करता है रीजन बिल्डिंग पर्पस के लिए, यानी कि ये जो क्षेत्र है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जो है वो काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उस जगह का आर्किटेक्चर और जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो उस क्षेत्र की है, तो उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया जो है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। और ऐसा ट्रेड पैक्ट ये इंडियन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि इंडियन कंपनीज अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करें लार्जर मार्केट में और भी दूसरी जगहों पे। इसके अलावा USA चाइना की टेंशन जो आज की डेट में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में समस्या बढ़ रही है, और दूसरी बात पैंडेमिक के कारण भी बहुत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है इस क्षेत्र में, राइट। और गाइस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो गया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके कुछ महत्व के बारे में भी बात करते हैं गाइस। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पूरे दुनिया भर की जो GDP है उसका 30% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज है 15, उनकी अगर GDP को हम देखें तो पूरे दुनिया भर की GDP का 30% ये कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कि 26.2 ट्रिलियन US डॉलर के वर्थ की ये कंट्रीज है, या फिर आप कह सकते हैं 23.17 ट्रिलियन यूरोस की ये कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, इनकी GDP हमें देखने को मिलती है। और पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 आबादी यहां पर निवास करती है। RCEP के सदस्य हमें देखने को मिलती हैं, मतलब कि कुछ 2.2 बिलियन लोग हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और RCEP के अंडर 90% ट्रेड टैरिफ जो है वो खत्म हो जाएगा,
यानी कि 90% ट्रेड का जो टैरिफ्स हम लोग को देखने को मिलता है, व्यापार शुल्क जो हमें देखने को मिलता है, जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह हमें देखने को मिलती है, वो एंड हो जानी है। तो ये इसका कुछ फायदा है। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो कुछ रूल्स बनाएंगी, कॉमन रूल्स बनाएंगी, ट्रेड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड या और कंपटीशन से रिलेटेड। इन 15 कंट्रीज के कॉमन रूल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। और क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर। एक तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ना होना और चाइना का पार्टिसिपेशन होना इस आरसीईपी के अंदर, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब आरसीईपी पूरे ग्रुप को जो है वो चाइना चलाएगी, राइट। चाइना अपने कंट्रोल में जो है वो करेगी, अपने अकॉर्डिंग इस पूरे ग्रुप को चलाने वाली है ये। और इसमें हालांकि जो इकोनॉमिक गेन जो होगा, फायदा जो होगा वो थोड़ा समय लगेगा उसको दिखने में, फायदे को। और बड़ी बड़ी एशियन जो कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा और छोटी कंट्रीज को नुकसान होगा एक प्रकार से। कैसे नुकसान होगा? जैसे कि अगर हम बात करें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की एशिया के अंदर, जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, जिनको अभी तक इंटर आशियन ट्रेड का बेनिफिट मिलता था, वो आरसीईपी खत्म कर देगा, यानी कि उनको अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तक जो उनको दूसरी स्कीम्स, दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट मिलता आ रहा था अलग अलग कंट्री से, और उन कंट्री से जो कंट्री आरसीईपी का हिस्सा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? आरसीईपी वाली जो कंट्रीज होंगी, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आरसीईपी के अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस सेटअप होंगे। तो हो सकता है कि छोटी कंट्री, हो सकता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये दूसरे अब जो प्रोग्राम्स है इन कंट्रीज के, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो आरसीईपी कंट्रीज जो है वो दूसरे जो कंट्रीज की जो मदद कर रही थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जो मदद कर रही थी, उनको बड़ी परेशानी होगी। और दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियल बड़ी कंट्रीज को इसलिए होगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडस्ट्रियल नेशन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना क्या है? मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, और वो कहां पर भेजती है? उन कंट्रीज पर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, इमर्जिंग कंट्रीज के पास जो है वो भेजा जाता है चाइना के द्वारा प्रोडक्ट्स। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सबसे ज्यादा अब ये जो दुकानदार जो है, मतलब चाइना जो है वो कमाएगा। आप मुझे बताएं कि जो कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता जो होते हैं, वो किसको पैसा देते हैं? दुकानदार को देते हैं ना। तो सबसे ज्यादा कौन कमाएगा? व्यापारी कमाएगा। और व्यापारी कौन है यहाँ पर? मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, चाइना, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज व्यापारी हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगी और अलग अलग कंट्रीज के अंदर डंप करेंगी। डंप क्या मतलब कि अब देखो, आरसीईपी जो है वो उसमें लो टैरिफ जो है वो लगेगा, तो भारी मात्रा में कंट्रीज के पास जो है वो प्रोडक्ट भेजे जाएंगे, और इससे फायदा जो है वो उन कंट्रीज का होगा जो मैन्युफैक्चरर कंट्रीज है, सबसे ज्यादा फायदा उनका होने वाला है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और आसियान के बाहर जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इन सब कंट्रीज में जो उन लोग को फायदा मिलता था, छोटी कंट्रीज को, स्मॉलर एशियन कंट्रीज को, वो भी अब फायदा जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। इसके कारण ये आरसीईपी के कारण। तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं अभी, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के बारे में, ARIIA के बारे में। तो सबसे पहले ARIIA एग्जैक्टली है क्या, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है AICTE के द्वारा और मिनिस्ट्री के, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल के द्वारा। इसका ARRIA का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से हमारी कंट्री के जितने भी मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उच्च शिक्षण संस्थान जितने भी हमारी कंट्री के हैं, जितनी भी हमारी कंट्री की हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो हमें देखने को मिलती हैं, राइट, तो उनको सिस्टमैटिक तरीके से उनकी रैंकिंग करना, रैंक करना, राइट, और इंस्पायर करना कि हमारे जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर हाई क्वालिटी की रिसर्च कंडक्ट हो, इनोवेशन हो और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट हो। ये क्वांटिटी से ज्यादा इनोवेशन की क्वालिटी के ऊपर जो है वो फोकस करती है, यानी कि इसकी रैंकिंग होती है, उसमें ये देखती है ये कि किस इंस्टीट्यूशन ने, किस यूनिवर्सिटी ने कितनी ज्यादा मात्रा में इनोवेशन किया है, इसको नहीं देखती। ये देखती है कि जो इनोवेशन हुआ है वो कितना क्वालिटी है, उस इनोवेशन से कितनी हेल्प मिल रही है, कितना इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है उस इंस्टीट्यूशन ने जिससे कि लोगों को फायदा हो रहा है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली इनोवेशन से
फायदा लोगों का होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो इनोवेशन कितनी चीजों को आसान बना रहा है, कितना अच्छी तरीके से अब लोग जो है वो उस इनोवेशन के कारण जो है फायदा उठा पा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को देखती है, ये नहीं देखती कि इंस्टीट्यूशन ने कितनी ज्यादा इनोवेशन किए, कितने ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आए, कितनी क्वालिटी का है, कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर वो इनोवेशन। इस चीज पर मेनली फोकस किया जाता है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इवन ये इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन भी देती है, उनको बताती है कि उस इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से फ्यूचर में काम करना चाहिए, जिसके चलते वो अपनी रैंकिंग इंप्रूव करे और अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन को बढ़ाए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाए, राइट। तो ये फोकस हम लोग को ARRIA का देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स पर, यानी कि ARRIA पर क्या परफॉर्मेंस रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि देखो गाइस, मैंने अभी आपको पूरी चीज समझाई, बट इस ARRIA के नाम से ही आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये रैंकिंग है किसकी? इंस्टीट्यूशंस की। किस चीज के लिए रैंकिंग है? कि उस इंस्टीट्यूशन ने कितना इनोवेशन अचीवमेंट किया है, यही तो नाम है इसका, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, राइट। कि इंस्टीट्यूशन ने जो इनोवेशन जो किए हैं तो उस पर उनकी रैंकिंग, उनको रैंक जो है वो किया जाता है ना। तो अभी 2021 की इसकी रैंकिंग रिलीज हुई है, तो इसी पर ही हम लोग बात करेंगे। ये करती क्या है? ये इंस्टीट्यूशंस को दो कैटेगरी में बांट देती है। एक तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, तकनीकी वाले इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनको अलग रैंक करता है, ये रैंकिंग उनको अलग रैंकिंग दी जाती है। और एक नॉन टेक्निकल वाले इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको अलग रैंकिंग दी जाती है, राइट। और इनकी जो रैंकिंग जो होती है वो अगेन 7 सब कैटेगरी में भी डिवाइडेड होती है। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि तकनीकी संस्था में जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से हैं, तो बताया जा रहा है कि लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को पहली रैंक मिली है, और दूसरे और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि टॉप 3 पर जो है वो IIT मद्रास, IIT बॉम्बे सेकंड पे और IIT दिल्ली थर्ड पे। तो 1 2 3 ये रैंकिंग IITs की हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आई हैं इस कैटेगरी के अंदर नॉन टेक्निकल में, वो इग्नू दिल्ली आई है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कोझीकोडे हम लोग को देखने को मिली है। यानी कि ये टॉप 2 हम लोग को ये देखने को मिली है। और इसकी रैंकिंग जो प्रिपेयर की जाती है वो 9 पैरामीटर्स को देखते हुए प्रिपेयर की जाती है। क्या देखा जाता है कॉलेजेस के अंदर? ये देखा जाता है कि वहां पर इनोवेशन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, वहां पर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट किस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है बच्चों के अंदर, यानी कि इनोवेशन की जो बोलते हैं ना कि इच्छा और एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा कैसे डेवलप की जा रही है, वहां पर क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, राइट। किस टाइप के प्रोग्राम्स है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रही है, राइट। किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर, किस प्रकार की फैसिलिटीज है जो कि इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, राइट। कैसे ये इनोवेशन के आइडियाज वगैरह जनरेट करते हैं, क्या ऐसा प्रोग्राम, क्या ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि बच्चों में ये आइडिया डेवलप हो, राइट। और इस प्रकार से जो भी, जैसे कि यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो सपोर्ट किया है वेंचर्स को, कंपनीज को, राइट, सेटअप करने में, क्योंकि कंपनी जो सेटअप होती है तो किस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रही है, राइट। किस प्रकार से इवन फंडिंग भी दी जाती है। मतलब जो स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं, यानी कि आपका कॉलेज है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पर पढ़ने वाले जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपने उनके अंदर स्किल्स तो डाल दी, बट आपने ऐसा क्या किया कि वो उनको फंड मिल सके अपने स्टार्टअप के लिए, आपने ऐसी क्या मदद करी कि जिससे कि उनका स्टार्टअप ग्रो हो सके। तो ये भी देखा जाता है, राइट, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन और कमर्शियलाइजेशन कैसा हो रहा है, किस प्रकार से वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग आप कर रहे हो, यानी कि कैसे आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, राइट, वो अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर बना लेते हैं तो उसको मार्केट तक आप पहुंचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हो, आप साल भर का क्या बजट जो है वो बनाते हो, कितने खर्चे करते हो आप, और इवन कितना आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हो। क्योंकि होता ही है गाइस, आपको एक और चीज मैं समझाऊं, एक इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और बहुत इनकम जनरेट कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंक्यूबेशन सेंटर। इसमें होता क्या है, देखो स्टार्टअप्स रहते हैं, काफी सारी कंपनी वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है कि स्टैब्लिश हो रही है लगातार। तो होता क्या है कि जैसे कि काफी सारी कंपनीज है, अब उनको चलने के लिए क्या चाहिए, उनको एक एक्सपर्ट चाहिए या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स चाहिए,
कि जो उनको हेल्प करे कस्टमर ढूंढने में, जो उनकी हेल्प करे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटिंग करने में। तो ये होते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि एक स्टार्टअप को गाइड करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, राइट। बट ये इंक्यूबेशन सेंटर फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको तो चाहिए होगा कुछ पैसा। तो होता यह है कि ये भी चेक किया जाता है, ARIIA की रैंक जो है वो बनाने में ये भी चेक किया जाता है कि आपने जो खर्चा किया है, राइट, कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, वो एक स्टार्टअप शुरू कर दे, तो उसमें जो आपने खर्चा किया वो भी चेक कर रहे हैं हम लोग कि इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए आप क्या खर्चा कर रहे हो। बट आपने जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए उससे आप क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी चेक किया जाता है। क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं वो फ्री में काम नहीं करते। अब कॉलेज जो है वो स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश करवा रहा है, उनको हेल्प कर रहा है स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में, तो उससे कॉलेज का भी तो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए ना, कॉलेज का भी तो फायदा होना चाहिए ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये भी चीज चेक की जाती है। तो इंक्यूबेशन सेंटर भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी चेक किया जाता है। और फिर फाइनली ये रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है, तैयार की जाती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन अचीवमेंट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। गाइज, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 PM पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 PM पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 PM पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी PDF भी आ जाती है। तो PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगी, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 PM पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ PDF भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी PDF भी जो है वो आपको मिल जाती है, PPT PDF, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4 पेपर 1 2 3 4 जीएस पेपर 1 2 3 4 पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी रिसेंटली नागालैंड में 14 नागरिकों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निरस्त करने की मांग करी है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के, इन्होंने हर साल नागालैंड के लिए अशांत क्षेत्र टैग का विस्तार करने के केंद्र सरकार के डिसीजन की आलोचना करी है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार, ये रियो का कहना यह है, यानी कि यहाँ के नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने यह चीज कही है कि नागालैंड के अंदर हर साल हमें देखने को मिल रहा है कि डिस्टर्ब्ड एरिया को बढ़ाया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के इस कदम की इन्होंने इस प्रकार से आलोचना करी है, इस चीज को भी हाईलाइट करते हुए कि भारत जो है उसकी आलोचना विश्व स्तर पर हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, जनता यानी कि सिविलियन जो है वो मारी जा रही है देश के अंदर। एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा मामला क्या, मैं आपको समझाता हूं।
तो नागालैंड में अपने गांव से लौट रहे दिहाड़ी मजदूर का एक ग्रुप जो है वो जा रहा था, यानी कि दिहाड़ी मजदूर का ग्रुप था, वो अपने गांव जो है वो लौट रहे थे। 21 पैरा कमांडो यूनिट ने इनको, यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जवान जो है, उन्होंने ये मजदूरों को जो है वो मार दिया। और बताया जाता है कि सेना को इस क्षेत्र में NSCN के आतंकवादियों के गुजरने की सूचना मिली थी। तो सेना को लगा था कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गुजर रहे हैं, तो सेना ने सिविलियंस को आतंकवादी समझ के जो है वो मार दिया। तो ये न्यूज जो है वो बताई जा रही है। और जून 2021 में, अभी इसी साल की अगर हम लोग बात करें, तो गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को आस्पा, यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके तहत जो है वो अगले 6 महीने के लिए एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। और गृह मंत्रालय के अनुसार पूरा का पूरा नागालैंड राज्य की जो सीमा जो हम लोग को देखने को, यानी कि उसकी बॉर्डर के अंदर जितने भी एरियाज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए इन्होंने आर्म फोर्सेस को भेजना जो है वो आवश्यक समझा। राइट, यानी कि गृह मंत्रालय ने ये सोचा कि समझा कि उनको जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली कि नागालैंड के अंदर बहुत एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जो सिविलियंस के लिए ठीक नहीं है, डेंजर कंडीशन है, डिस्टर्ब कंडीशन है सिविलियंस के लिए। तो इसलिए इन्होंने आर्म फोर्सेस को जो है वो यहाँ पर तैनात किया, आस्पा को लगाकर। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस कानून को गाइस अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये टॉपिक आपके पेपर 2 और पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 यानी कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि ये जो कानून है, इसको रद्द करने को लेकर वेरियस कमिटीज ने रिकमेंडेशन दे रखे हैं। काफी सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि इस कानून को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। बावजूद इसके ये कानून एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कानून अभी न्यूज में है और इतना कंट्रोवर्शियल कानून है कि जिसको जो एक्सपर्ट कमिटीज है वो रद्द करने का रिकमेंड करती है, बट देन टू ये चल रहा है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और AFS PA से रिलेटेड मेंस में भी सिविल सर्विसेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो इसके नाम से अपन बात करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या कहता है? आर्म्ड फोर्सेज। हमारी आर्म्ड फोर्सेज गाइस कौन सी है? हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। क्या ये सिर्फ 3 ही हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती हैं? नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती है। तो याद रखना ये वाली चीज भी कि जब भी कभी आर्म्ड फोर्सेज की बात होती है तो ये सिर्फ 3 हमारी फोर्सेज की बात नहीं होती है, कोस्ट गार्ड की भी यहाँ पर बात होती है। बट जनरली इस कानून के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। लिखा तो है आर्म्ड फोर्सेज, बट एक्चुअल में आर्मी यहाँ पर कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? आर्म्ड फोर्सेज के पास ये कानून क्या दे रहा है? स्पेशल पावर्स दे रहा है। नाम से ही समझ में आ रही है कि आर्म्ड फोर्सेज के पास कुछ स्पेशल पावर्स इस कानून के तहत प्रोवाइड की जा रही है। तो कैसी स्पेशल पावर है उसके बारे में मैं आपको थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक जनरल ओवरव्यू पहले आप लोग को बताता हूं इस कानून से रिलेटेड, जिससे कि अच्छे से ये कानून आप लोग के आज ही दिमाग में फीड हो जाए और आपको बार बार याद करने की भी आवश्यकता ना हो। तो देखिए गाइस, ये नाम से आप लोग को एक चीज क्लियर हो गई कि आर्मी के पास या फिर आर्म फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करेगा ये कानून। तो देखो होता क्या है, जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो हमारी स्टेट में, जैसे कि आप जिस स्टेट पे रह रहे हो, अगर वहां पर कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम को कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, या फिर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कौन काम करेगा? पुलिस काम करेगी ना। कहीं पर पुलिस वगैरह जो होती है स्टेट के अंदर, और पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि राज्यों के अंदर पुलिस जो है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर काम करती है, क्राइम को रोकने पर काम करती है, वायलेंस वगैरह जहां पर भी होता है उसको कंट्रोल करने पर काम करती है। बट गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति जो होती है वो पुलिस के हाथों से बाहर निकल जाती है, यानी कि पुलिस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे कि नक्सलाइट अटैक हो गया, नक्सलवादियों ने अटैक कर दिया, राइट, इंसर्जेंट आ गए वहां पर, राइट, या फिर हमें देखने को मिला कि बहुत भारी दंगे हो गए जिसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, जहां पर लगातार देखने को मिलता है कि दंगे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नक्सलाइट एक्टिविटीज वहां पर कंटिन्यूअसली हो रही है, इंसर्जेंट वहां पर कंटिन्यूअसली एक्टिव है। तो ऐसा जो एरिया होता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है, और उस एरिया पर ऑब्वियस ही बात है कि ये सब जो एरियाज है वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं, हम लोग सिटीजन्स यहाँ पर रहते हैं, राइट, एरिया के अंदर, स्टेट के अंदर। तो अब सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जाता है? आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहां पर तैनात कर दिया जाता है कि आर्मी सिचुएशन को वहां पर कंट्रोल करे और सिविलियंस की रक्षा करे, क्योंकि पुलिस से जो है वो काम बन नहीं पा रहा है, पुलिस जो है वो मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो जाती है, और आर्मी के पास पावर होती है कि आर्मी इवन बिना किसी
वारंट के सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और भी बहुत सारी पावर्स, जैसे कि किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर जाकर छानबीन कर सकती है। जैसे कि आप लोग को जनरली पता होगा कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर छानबीन करनी है या रेड डालनी है तो उससे पहले प्रॉपर परमिशन की आवश्यकता होती है और प्रॉपर नोटिस की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही रेड डाली जाती है। बट यहाँ पर आर्मी जो है वो बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली किसी की भी प्रॉपर्टी पर जाकर जो है वो रेड डाल सकते हैं, वहां पर छानबीन कर सकते हैं और कितने भी बजे, कोई टाइमिंग वगैरह का कोई इसमें प्रोविजन नहीं। तो अनलिमिटेड पावर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्मी को दी हुई है मामले को कंट्रोल करने के लिए, राइट, डिस्टर्ब्ड एरिया पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी कमिटीज के द्वारा इस कानून को रद्द करने की बात की गई थी। क्यों रद्द करने की बात की गई थी? तो इसके पीछे काफी सारे केसेस सामने आए थे। किस प्रकार के केसेस सामने आए थे कि रातों रात आर्मी क्या कर रही थी, लोगों के घर पे जा रही थी और फिर वो बहुत सारे मतलब गलत केसेस भी जो है वो सुनने को मिले आर्मी के खिलाफ, राइट, कि लोगों को परेशान किया जा रहा था, इस प्रकार की चीजें। किसी को भी, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे एक सिचुएशन आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है वो अपना एग्जाम देने, या फिर बच्चा नहीं कहेंगे, अडल्ट ही कहेंगे अपन, यानी कि क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने अगर कोई जैसे जा रहा है, ठीक है, कोई एक अडल्ट पर्सन जा रहा है, उसको आर्मी ने रोक लिया और उसका एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। आर्मी ने उसको रोककर पूछताछ करना शुरू कर दी और उसको दो घंटे बाद छोड़ा, तो उसका तो करियर खराब हो गया ना। ये वाली चीज भी ऐसी हो रही थी कि आर्मी किसी को भी रोक रही थी। इवन पता है आपको, आर्मी के पास ये भी पावर थी कि आर्मी किसी को शूट कर सकती है। और एक केस हम लोग को इसी प्रकार का एक बार देखने को मिला था आर्मी के खिलाफ। वो कब हुआ था मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, मतलब करीब 3-4 साल हो गए हैं उस केस को, फिर भी मैं आपको एक उसका आइडिया देता हूं कि क्या हुआ था। कि एक बच्चे थे, यानी कि 4-5 बच्चे थे, वो कार चला रहे थे और उन्होंने आर्मी को देखकर, यानी कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, वो घबरा गए और आर्मी से होता नहीं कि बच्चे बिना लाइसेंस के जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पुलिस को देखकर भागने लगते हैं, तो ऐसी चीजें आप लोग देखते होंगे, राइट। वैसे तो वो गलत है, बट पेरेंट्स वगैरह उनको कंट्रोल नहीं करते और फिर बच्चे जो है वो गाड़ी वाड़ी किसी की मांग के चलाने लगते हैं, फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो वैसे ही हुआ था कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, बच्चे रुके नहीं और बच्चे आगे निकल गए। तो वहां पर जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी कार पे और उस दौरान बच्चों की मौत हो गई। तो ये वाली पावर्स भी है। बट अब देखो, इसमें आर्मी की गलती भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि बच्चे जब भागे थे, अब आर्मी को शक हुआ कि कहीं इसके अंदर कोई वो तो नहीं, आरडीएक्स वगैरह तो नहीं है, राइट। तो वो उस तरीके का शक हो गया आर्मी को, तो आर्मी ने फिर उनको पहले तो चेतावनी दी थी कि रुक जा, रुके नहीं, तो फिर आर्मी क्या करती, तो उन्होंने शूट कर दिया। तो ऐसे ही केसेस यहाँ पर भी जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर भी रिकॉर्ड किए गए, पता लगाए गए कमिटीज के द्वारा। मतलब ऐसी कंप्लेन सामने आई कि मतलब लोगों को जो है वो हरास किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है आर्मी के द्वारा। तो ये सब चीजें देखने को मिली थी, तो इसलिए इस कानून को रद्द करने की बात की गई। बट ये कानून इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर जिस जगह पर पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर उस एरिया को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो एक्चुअली में ये कानून ठीक है, बट इस कानून के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इस कानून के अंदर लिमिट सेट नहीं की गई है, या फिर इस कानून के अंदर प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन नहीं है कि आर्मी के पास किस प्रकार की पावर होगी। तो एक प्रकार से इस कानून ने आर्मी को अनलिमिटेड पावर जो है वो दे रखी है कि आर्मी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है वो मतलब मामले को सॉल्व करने के लिए, जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकती है। तो उस बीच जो है वो काफी जो है वो गलत चीजें भी सामने आई थी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कानून से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कि ये कानून किस तरीके का है, राइट। तो अब अपन इस कानून के बारे में बात करता, और तो देखिए ये AFSPA, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको पावर दी जाती है कि डिस्टर्ब्ड एरिया पर मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है डिस्टर्ब्ड एरियाज पर। अब पहले जान लो कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन से होते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ऐसे एरियाज जिसको नोटिफाई किया जाता है डिस्टर्ब एरिया के तौर पर, वो कुछ इस प्रकार के एरिया होते हैं जहां पर लगातार हमें विवाद देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स के बीच में, या कास्ट के बीच में, या कम्युनिटीज के बीच में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर एक प्रकार से दंगे जिस एरियाज पर होते हैं, ऐसे एरिया जो है वो हम लोग को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो कौन डिक्लेयर करते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। किसी भी राज्य के अंदर कोई भी एरिया हो, या फिर इवन पूरे के पूरे राज्य को भी डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पूरे के पूरे एरिया को स्टेट के डिक्लेयर किया जा सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर, पूरी की पूरी स्टेट को डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर स्टेट के कुछ
पार्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस राज्य के या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर राज्य के गवर्नर उस एरिया को, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर इस प्रकार के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दंगे वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिस दंगों को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस के पास किस प्रकार की पावर्स दी जाती है। तो देखो आर्म्ड फोर्सेस क्या करती है, जैसे आचार संहिता के समय पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक जगह पर ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते, तो यहां पर बताया जाता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते हैं, मतलब जिस भी एरिया पर जो डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता है, तो आर्मी इस प्रकार के रूल्स जो है वो निकाल सकती है, ला सकती है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े नहीं होंगे एक भी जगह पर, और अगर होंगे तो आर्मी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आर्मी जो है वो ओपन फायर कर सकती है वार्निंग देने के बाद, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले वो केस नहीं बताया था कि बच्चों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई थी, बच्चे कार से आ रहे थे, तो राइट। इसके अलावा आर्मी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, अगर आर्मी को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो संदिग्ध है, राइट, यानी कि वो क्राइम कर चुका है या करने की कुछ प्लानिंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ शक होता है आर्मी को किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, मतलब इस प्रकार की कार्रवाई आर्मी कर सकती है। इसके अलावा प्रेमाइसेस जो होते हैं बिना किसी वारंट के उसको सर्च कर सकती है, प्रेमाइसेस वगैरह को। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने साथ फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स वगैरह नहीं रखेंगे तो उस चीज पर बैन लगा सकती है, यानी कि एक इस प्रकार के रूल्स ला सकती है। किसी भी व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है या फिर कस्टडी में लिया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है उसको, उस व्यक्ति के साथ, यानी कि घंटों तक उसको बिठाया जा सकता है, और फिर बाद में जाकर अगर आर्मी को लगता है कि हाँ यार ये संदिग्ध है, ये वाकई में इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो आर्मी क्या कर सकती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर उस व्यक्ति को जो है वो सौंप देगी और पूरा प्रॉपर जो है वो नोटिस प्रोवाइड कराएगी, यानी कि पूरी चीज जो है वो लिखित में लिखवाएगी कि ये व्यक्ति जो है उसको क्यों पकड़ा था आर्मी ने और फिर क्यों इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्यों इसको अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर रिटन नोटिस जो है ये प्रोवाइड कराएगी पुलिस थाने में। तो ऐसी पावर जो है वो इसमें आर्मी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और गाइस इसके अलावा क्या इस कानून की कभी समीक्षा की गई थी पहले? तो हाँ की गई थी। नवंबर 19, 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करी थी जिसको हेड किया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी के द्वारा, और इन्होंने रिव्यू किया था इस कानून को, और फिर बाद में आकर 2005 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में सबसे पहली चीज कमेटी ने यह बोल दी कि इस पर्टिकुलर कानून को रद्द कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर, इस कानून के अंदर एक नया प्रोविजन जो है वो इंसर्ट करना चाहिए, और जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावर्स क्या होंगी, यानी कि डिटेल में बताना चाहिए। अभी जो पावर्स है उसके बारे में डिटेल में कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है, मतलब एक प्रकार से अनलिमिटेड पावर जो है वो आर्म फोर्सेस के हाथ में। तो ये कहा गया कि पूरी प्रॉपर जो है वो किस प्रकार से उनको ऑपरेशन करना है और किस प्रकार से जो है वो कंडक्ट करेंगे, तो उनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होना चाहिए आर्मी का, राइट। तो ये चीज जो है वो इन्होंने अपने रिकमेंडेशन के तौर पर मेंशन करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड हैं तो वहां पर एक ग्रीवियंस सेल होना चाहिए, ग्रीवियंस सेल यानी कि जहां पर शिकायत कर सके लोग, राइट। तो ऐसा ग्रीवियंस सेल जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होना चाहिए जहां पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉय, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत जो है वो सुनी जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए, राइट। इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की 5वीं रिपोर्ट ने भी यही चीज कही थी कि एएफएसपीए को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बट बावजूद इसके कि एएफएसपीए आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट। और गाइस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया था, इस पर अगर डिस्कस करें तो गाइस आपको पता होगा कि नागालैंड के अंदर 14 सिविलियंस की मौत हुई थी मिस्टेकनली आर्मी के द्वारा। तो ये बात आप जानते होंगे, कुछ समय पहले की जो है वो न्यूज है। तो इसी पर ही काफी ज्यादा डिमांड चल रही थी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को यहाँ से हटाओ, नागालैंड से हटाओ, क्योंकि नागालैंड के अंदर 1958 से ही कॉन्ट्रोवर्शियल आफ्सपा कानून जो है वो लागू है। और नागालैंड के अंदर हालांकि अभी बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने के लिए आफ्सपा कंटिन्यू रहेगी, ऐसा सरकार ने घोषणा करी है। और सरकार ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हर वो पॉसिबिलिटी देखेगी, राइट, उसका अध्ययन करेगी, उसकी एनालिसिस करेगी कि आफ्सपा को नागालैंड से हटाया जा सकता है कि नहीं, और 45 दिन के अंदर अंदर ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी, क्योंकि नागालैंड उन क्षेत्रों में आता है जहां पर डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है, इंसर्जेंसी की केसेस हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीज जो है वो सुनिश्चित की जाएगी कमेटी के द्वारा कि, और 45 दिन के अंदर अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और बताएगी कि आफ्सपा को नागालैंड से हटाना चाहिए कि नहीं।
राइट। तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही, राइट। और बाकी इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस को क्या पावर दी जाती है आस्पा के तहत, तो इसके बारे में भी आपको पता ही है। डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी आपने डिस्कस कर लिया, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। और इस कानून की पहले क्या कोई समीक्षा हुई है, रिव्यू हुआ है क्या, तो इस पर भी आपने जो है वो डिस्कस कर लिया, देख लिया कि कुछ कमिटीज के रिकमेंडेशन के आधार पर ये सामने आया था कि आस्पा को हटाया जाए। बट गाइस कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी नागालैंड का जो मुद्दा था वो एक काफी मेजर मुद्दा था। 14 सिविलियंस की मौत हो गई, 14 इनोसेंट लोगों की मौत हुई है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो ये मुद्दा एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स में आसपा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और मेंस में ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको डेवलप करनी है जिससे कि आप लिख पाए। सो ये गंभीर मामला है, सिविलियंस की मौत हुई है, तो लगातार डिमांड जो चल रही है तो उसमें क्रिटिसिज्म ये सामने आ रहा है कि आस्पा जो है, यानी कि ये कानून जो है ये आर्म्ड फोर्सेस को पावर दे रहा है हत्या करने की। आर्म्ड फोर्सेस को ये लाइसेंस देता है हत्या करने की, राइट। आर्म्ड फोर्सेस को लाइसेंस मिल रहा है, लाइसेंस टू किल का लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया गया है इस कानून के तहत आर्म्ड फोर्सेस को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन आफ्सपा को क्यों लाया गया था, पहले तो उसका बेस जो मैंने भी आपको बताया कि आफ्सपा इसलिए लाई गई थी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, राइट, जहां पर इंसर्जेंसी के इश्यूज है, जहां पर लोकल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो उस समय उस जगह पर आर्मी जाकर, हमारी आर्म फोर्सेस जाकर, आर्म फोर्सेस तैनात होकर उस जगह को कंट्रोल करेंगी, वहां पर शांति बरकरार करने का काम करेंगी। तो आलोचना यह है कि केंद्र जो है वो पीस प्रोसेस पर काम नहीं कर रही है, उसके बारे में सोच नहीं रही है। क्योंकि अगर सोचा होता तो फिर इस प्रकार से 14 सिविलियंस की मौतें नहीं होती। एक दो की बात नहीं है यहाँ पर कि गलती से जो है वो फायरिंग हो गई, 14 लोगों की मौत हुई थी। तो ये एक मेजर कंसर्न है। और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में एक केस में, जो केस था नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें कुछ गाइडलाइन शामिल करी थी। इसमें दिशा निर्देश जारी किए थे कि आस्पा के लिए, कि आस्पा का अगर उपयोग करना है तो किस तरीके से करना चाहिए। इसमें यह कहा कि ये डेडली फोर्स है, उसका उपयोग आप सिर्फ कुछ ही सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही करें, कुछ परिस्थितियों में ही करें, राइट। और अगर आप देख रहे हो कि वहां पर पब्लिक ऑर्डर डैमेज हो रहा है, डिस्टर्ब एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तब उसी समय आप जो है, जैसे कि ऑब्वियसली बात है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर आर्मी के पास ये पावर है सामने वाले की हत्या करने की, फायर करने की, तो आर्मी उस पावर का उपयोग तभी करे जब कुछ गंभीर परिस्थिति हो, राइट। इवन ये भी कहा गया है कि हाई लेवल अथॉरिटी जो है पहले से ही डिक्लेयर करें एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया, और वो ऑफिसर जो है वहां पर डेडली फोर्सेस का उपयोग तब करें जब वहां पर प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। और इवन आर्मी को ये क्लियरली मैसेज दे दिया जाए या ऑर्डर्स दे दिए जाए कि ओपन फायर तभी किया जाए जब एक व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को वो कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले वार्निंग दो कि हम जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। बट देखिए क्या होता है कि ये चीज जो है वो हम लोग तो सुनेंगे, सुनने में ऐसी ठीक लग रही, इवन आप भी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, जब आप मिशन पे जाएंगे, अब ऑब्वियस ही बात है कि सामने वाला आप पे अगर बंदूक चला रहा होगा तो आप उसको वार्निंग थोड़ा ना दोगे कि अरे यार मैं तुझे मार दूंगा, तू रुक। क्योंकि आप वार्निंग दोगे जब तक तो सामने वाले की गोली जो है वो आप पे लग जाएगी, राइट। तो ऑन फील्ड जो ऑपरेशन होते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, बट ऑन फील्ड ऑपरेशन की बात अलग होती है। हम लोग वी कैन ओनली डिस्कस, वी कैन ओनली गिव आवर ओपिनियंस, बट ऑन फील्ड क्या हो रहा है वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जो ऑन फील्ड रहते हैं। वो आप लोग जानोगे जब आप ऑन फील्ड कुछ ऑपरेशन कंडक्ट करोगे, तब आपको पता लगेगा कि एक एक सेकंड की कितनी बड़ी वैल्यू होती है। आपने अगर एक सेकंड में सही डिसीजन नहीं लिया तो या तो आपकी जान जा सकती है, आपके गलत डिसीजन के कारण दूसरों की जान जा सकती है। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, बट यस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइक हमारी फोर्सेस को बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। जो सीनियर अथॉरिटीज हैं जो आर्म फोर्सेस के ऊपर हैं, राइट, तो उन्हें बिल्कुल क्लियरली जो है वो बताना है, ट्रेन करना है अपने ऑफिसर्स को। वैसे तो यार इतने हाईली ट्रेंड हमारे ऑफिसर्स होते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के, राइट, यू गाइस नो इट वेरी वेल, आपको पता ही है। बट क्या होता है कि कई बार कुछ गलत इंफॉर्मेशन के कारण या कुछ इश्यूज के कारण कई बार निर्दोष लोगों की जान चली जाती। तो ऐसी घटना ना हो इसलिए और तरीके से और सटीकता से जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर हो, क्योंकि मेन गेम है इन्फॉर्मेशन का। क्योंकि यहाँ पर 14 लोगों की हत्या हुई वो गलत इन्फॉर्मेशन के कारण हुई, राइट। तो ये भी एक इशू है कि उन लोग को लग रहा था कि इंसर्जेंट का मूवमेंट होने वाला है, बट ये चीज हुई। बट मुझे एक चीज थोड़ा सा डाउटफुल ये चीज लगी यार, कि सिविलियंस की तरफ से अगर कोई फायरिंग नहीं है तो फिर आर्म फोर्सेस ने ऐसी कैसी फायरिंग करी कि यार इस प्रकार से मौतें हो गई।
राइट, क्योंकि सिविलियंस की तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए था। अब सिविलियंस के पास तो ऑब्वियसली बंदूक लेके थोड़ा ना बैठेंगे वो, मे भी कुछ ऐसा हुआ हो तो जिसके कारण से ये मामला जो है वो रहा है, क्योंकि अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है पूरा मामला। बट फिर भी जब आप अपने मेंस के आंसर को लिखें तो आप तो ऑब्वियस ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में ही मेंशन करें, राइट, कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मेंशन करी है कि एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही बहुत ही गंभीर जो परिस्थिति है उसी में ही इसका उपयोग किया जाए, फायरिंग वगैरह की जाए या फोर्स का उपयोग किया जाए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जिस व्यक्ति के अगेंस्ट अगर कार्रवाई हो रही है आर्म फोर्सेस के द्वारा, तो ये पहले बिल्कुल क्लियरली सुनिश्चित करना है कि वो व्यक्ति इन्वॉल्व हो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए उस समय पर डिस्टर्ब्ड एरिया में, राइट। ऐसा नहीं कि कोई सिविलियन है, इनोसेंट है, आपने उसको जो है वो बंद कर दिया, अपने डिटेन सेंटर जो है वो उसको ले गए और वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। ये होना चाहिए एग्जैक्टली, पूछताछ करो बट एकदम से उसको टॉर्चर मत करो, कई बार टॉर्चर वाली या हरासमेंट वाली स्थिति भी हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन करी है, जिसके बारे में आपको गाइस एक बेहतरीन रिसर्च सामने आई है कि साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है पहला क्वांटम इंटैंगल्ड एनिमल को, पहले क्वांटम इंटैंगल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई कर लिया है साइंटिस्ट ने। और ये फ्रोजन टार्डिग्रेड हमें देखने को मिला है। फ्रोजन टार्डिग्रेड, फ्रोजन टार्डिग्रेड की बात करें गाइस तो एक माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम फिजियोकेमिकल कंडीशन टॉलरेट कर सकता है अपने लेटेंट स्टेट ऑफ लाइफ की मदद से, और इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं, जीवन की एक गुप्त अवस्था क्रिप्टोबायोसिस। तो इसमें आकर यानी कि इस स्टेट में आकर ये अपनी, ये मान के चलिए जितनी भी इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है। ये बात को समझिए आप, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गाइस, ये ऐसा जानवर है, आप ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम हीट में रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। इवन टार्डिग्रेड को तो यार वहां पे भी लेके गए थे, स्पेस में भी लेके गए थे, राइट। वेरियस स्पेस के मिशन में टार्डिग्रेड्स को ले जाया गया था उसको रिसर्च करने के लिए। और अभी साइंटिस्ट रिसर्चर इस पर्टिकुलर मतलब रिजल्ट पे आ गए हैं, कंक्लूजन पे आ गए हैं कि इन्होंने बता दिया है कि एक स्टेट होती है जिस स्टेट पे रहकर ये पूरी तरह से अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, यानी कि ग्रोथ की प्रोसेस, यानी कि ना सांस लेगा, ये सांस लेने की भी इसको आवश्यकता नहीं, सर्वाइव कर सकता है। मतलब कैसी भी कंडीशन में आप इसको रख दो, तोड़ दो, मरोड़ तो ये सर्वाइव करेगा, राइट, मान के चलो आप। तो ये इस प्रकार की कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट में अपने आप को, मतलब जितना भी ड्राई एनवायरमेंट हो, ऑक्सीजन ना हो, हीट हो, हर एनवायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकता है। किसकी मदद से? क्रिप्टोबायोसिस की मदद से। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा क्रिप्टोबायोसिस क्या है, तो जीवन का ये एक ऐसी गुप्त अवस्था है, ये ऐसी लेटेंट स्टेट है लाइफ की, जिस स्टेट में एक ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन जो है वो हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है या टॉलरेट कर सकता है। तो क्रिप्टोबायोसिस की बात करें, इसे एनेबायोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेटाबॉलिक स्टेट है लाइफ की कि जिसमें एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन का रिस्पॉन्स एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। जैसे कि बहुत ही बुरी हालत है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि डेसिकेशन जिसको बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कंप्लीटली ड्राई, बहुत ड्राई है एनवायरमेंट, या बहुत ही ठंडी है, फ्रीजिंग कोल्ड है, या ऑक्सीजन की कमी है। हर एक मतलब इस प्रकार के एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन को टॉलरेट करने की जो परिस्थिति होती है उसे क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। और क्रिप्टोबायोटिक स्टेट में सभी के सभी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, रिपेयरिंग की प्रोसेस हो या डेवलपमेंट की प्रोसेस हो, सब बंद हो जाती है बॉडी के अंदर। मतलब बॉडी एक्ट ही नहीं करती, ऐसा आप मान के चलो कि उसमें लाइफ ही नहीं है। तो वो ऐसी कंडीशन तक लेकर जाना जिसमें इंसान जो है वो मौत की स्टेज तक पहुंच गया हो, जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना, मौत की स्टेज से यूं निकल के आया। तो वही मतलब मौत को छू के यूं निकल के आया। तो बस वही है इसका कि ये मौत हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, फिर ये वापस जैसी क्लाइमेट कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन ठीक हो जाती है, इसकी मतलब जैसे जो नॉर्मल कंडीशन हो जाती है वापस जिसमें ये सर्वाइव करता है, तो उस जैसी वो नॉर्मल कंडीशन में आता है ये ऑर्गेनिज्म वापस ठीक हो जाता है। तो देखो कितनी बढ़िया, मतलब ये ऑर्गेनिज्म खतरनाक है एकदम। टार्डिग्रेड बेहतरीन, टार्डिग्रेड नाम याद रखना है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि मतलब मिल चुका है हम लोग को कि हर एक, मतलब ये मान के चलिए कैसी भी कंडीशन हो, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट एडवर्स कंडीशन, सब में ये सर्वाइव करने की क्षमता रखता है। और इस पर रिसर्च और स्टडी इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं, राइट, जिसके कारण से ये ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो
आप जानते ही हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी हम लोग को ऑलरेडी मिल चुकी है ह्यूमंस को। तो हम भी इस प्रकार की चीजें जो है वो बना सकेंगे जिसमें ह्यूमंस का सर्वाइवल भी बढ़ सके, क्वाइट पॉसिबल, या ह्यूमंस के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो जाए कि जिसमें ह्यूमन भी जो है वो मतलब एडवर्स कंडीशन जो है वो सह सके, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, बहुत टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, स्पीसीज मरती जा रही हैं, एक्सटेंट होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो ह्यूमन भी लुप्त हो तो उससे पहले ही ह्यूमन जो है वो तकनीक निकाल रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट रिसर्चर्स ने ये सब चीजें कैसे करी, सवाल ये उठता है। तो रिसर्चर्स ने फ्रोजन टार्डीग्रेड्स को, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को दो कैपेसिटर प्लेट्स जो सुपर कंडक्टर सर्किट की थी उनके बीच में रख दिया, और जिससे कि एक क्यूबिट बन जाए। तो इन्होंने एक क्यूबिट बना दिया दो प्लेट्स के बीच में इसको रखकर, और जैसे ही टार्डीग्रेड प्लेट के कांटेक्ट में आया इसने क्यूबिट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और सर्किट को अलग जगह पे रखा जो कि दूसरा सुपर कंडक्टर सर्किट था, और ये चेक किया गया कि दोनों सुपर कंडक्टर की जो फ्रीक्वेंसी थी या फिर क्यूबिट्स की जो फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिल रही थी, तो जैसे जैसे टार्डीग्रेड्स में चेंजेस आ रहे थे वैसे वैसे ये फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आना शुरू हो गए। तो ये चीज उन्होंने चेक करके स्टडी करी कि किस तरीके से ये जो है इस स्टेट पे जो है वो पहुंचता है, क्या चेंजेस इसके अंदर आते हैं जिसके चलते ये इस स्टेट पे, एक्सट्रीम स्टेट पे जो है वो पहुंच पाता है। तो इसमें इन्होंने क्वांटम इंटैंगलमेंट का उपयोग किया। देखिएगा, इस क्वांटम इंटैंगलमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप जानते हैं कि कौन है यार, महान एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन्होंने इस विचार को भूतिया कार्रवाई कहा था, स्पूकी एक्शन जो है वो कहा था, इस आइडिया को, क्वांटम इंटैंगलमेंट के आइडिया को। आपने कई बार सुना होगा, टेली ट्रांसपोर्टेशन सुना है आपने? टेली ट्रांसपोर्टेशन बहुत मतलब ये वाली चीज है कि बैठे बैठे आप किसी के साथ भी बिना फोन की मदद से, जैसे आपने कई बार बाबा बाबा को देखा होगा कि वो कांटेक्ट करते हैं एक जगह, बट ऐसा नहीं है, पता ये बात सच है। आज की डेट में काफी सारी चीजें ऐसी है, काफी सारी किताबों में भी लिखी गई, और इवन काफी सारे लोग भी हैं शायद जो टेली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मतलब लोग यहाँ पर बैठे फिजिकली, बट वो कहीं और कुछ और काम करके आ जाते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बड़ी बेवकूफों वाली बातें लगेंगी, राइट, बट होती है ऐसी चीजें। साइंस तक इस चीज पे बिलीव करता है, क्वांटम इंटैंगलमेंट में, कि दुनिया में आपने एक जगह पर, क्योंकि बोलते ही है कि हर एक एटम एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड है, आप यहां पर अगर कुछ चेंज करोगे तो दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं कुछ और चेंज होगा, राइट। कुछ ना कुछ चेंजेस लगातार होते आएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि पैरेलल वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड हमारा है और एक पैरेलल वर्ल्ड है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट उसी पैरेलल वर्ल्ड का एक खोज है, एक साइंस है जिस पर अभी भी काम चल रहा है। इस पर अभी भी काफी सारे लोग बिलीव नहीं करते, बट है ये सब चीजें पॉसिबल हैं यार। वो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार। वो ऐसा नहीं होता, आपने कई बार वो उसको कुछ बोलते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका नाम। ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग को जैसे कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, जैसे आप, जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, एकदम से आपको रियलाइज हुआ कि यार ये सेम चीज शायद हुई थी। वो भी एक अलग थ्योरी है वो, हालांकि ये वो क्वांटम एंटेंगलमेंट से रिलेटेड हो या ना, आई डोंट नो, बट वो भी एक अलग अजीब सी चीज लगती है। कई बार ऐसा रियलाइज होता है ना हमें कि जैसे कि मैं पहली बार उस जगह पे गया हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि यार यहाँ पे तो मैं आ चुका हूं। भले ही मैं उस सिटी में पहली बार गया हूं, उस सिटी के अंदर मैंने पहली बार एंटर किया है, बट वो हर वो चीज ऐसी लगती है कि यार ये घटना पहले भी मेरे साथ हो चुकी है। ऐसा बड़ा अजीब सा नहीं होता ये? तो है गाइस, काफी सारे ऐसे अनसुलझे, आप कह सकते हैं अनडिस्कवर्ड चीजें हैं आज की डेट में ऐसी, कि जिसको डिस्कवर करना के लिए ये ह्यूमंस काम कर रहे हैं, खोजने के लिए ह्यूमंस काम कर रहे हैं। है बहुत सारी चीजें, उनमें से एक क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये भी बहुत ही खतरनाक टाइप की चीज है ये, राइट। टेली ट्रांसपोर्टेशन, आप बैठे हो, आप बैठे बैठे बिना फोन के, बिना किसी कम्युनिकेशन के कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो यार। तो और क्या बताएं। तो और इवन कहा यह जाता है कि हमारे जो संत हैं पुराने समय के, पहले के समय पे, वो ये सब, उनको ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, राइट। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। टेली ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें यार ऐसी जिसके बारे में लोगों ने अपनी किताबों में लिखा, कहा, बात करी। अब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो गई ना चीजें, और रिसर्चेस भी चलती हैं इसके ऊपर। तो मैं तो बिलीव करता हूँ। और अब देखो, जो भी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए जो ऑन रिकॉर्ड है उस पर हमें फोकस करना है, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है उस पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे एलियंस का भी बोलते हैं, एलियंस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एरिया 51 है या 54 है, ऐसा करके कुछ है, एक एरिया 51 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर कहते हैं कि यूएसए एलियन के साथ मिलकर रिसर्च करता है। तो तरह तरह की बातें हैं, बट यू गाइस डोंट नीड टू राइट ऑल दोस थिंग्स इन योर मेंस आंसर, जो जिसका कोई प्रॉपर पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है।
राइट। अब कहते तो है उसका भी रिकॉर्ड है, बट एनीवेज वो चीज आपके काम की नहीं, आपके काम का है क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर आ रही है न्यूज में तो ये चीज आपके काम की है। तो क्या है ये, इस पर हम बात करते हैं। ये एक फिजिकल फिनोमिना है। ये कब होता है, जब एक पेयर या फिर ग्रुप, पार्टिकल्स के ग्रुप ये जनरेट होते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं इस तरीके से कि हर एक पार्टिकल उस पेयर या उस ग्रुप का जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता एक दूसरे से। मतलब मान के चलो कि एक पेयर या एक ग्रुप या एक पार्टिकल कहीं और है, एक आपने एक लोकेशन पे एक पार्टिकल को रखा, दूसरी जगह पर आपने दूसरे पार्टिकल को रखा, बिना किसी मीडियम के ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि एक पार्टिकल, एक एक्स पार्टिकल अगर हिलेगा तो वाई पार्टिकल भी वैसा ही हिलेगा, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है। और इस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना जो ये हमें देखने को मिलता है, इसमें क्वांटम जो है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के इस प्रकार से डिस्क्राइब्ड होते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इवन वो एक दूसरे से स्पेशली दूर क्यों ना हो। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने एक कोने पे रख दिया, दूसरे को एक कोने पे रख दिया, और एक ऑब्जेक्ट में जैसी हलचल होगी तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वैसी ही हलचल होगी, राइट। जैसे आपने वो काफी सारी पिक्चर नहीं देखी आपने, ये तो मलाइसी में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो होता नहीं है ये। आपने वो सलमान खान की वो मूवी देखी है, क्या नाम है उसका यार, जुड़वा, जुड़वा मूवी देखी होगी। तो एक मारता है मुक्का तो दूसरा भी मुक्का मारता है, एक को चोट लगती है तो दूसरे को भी चोट लगती है। तो वो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, ऐसा समझो आप, राइट। दैट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो दिस लीड टू को रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो इससे ये पता लगता है कि कैसे आप को रिलेट कर सकते हो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से। स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट, रिसर्चर इसका उपयोग करते हैं। और अभी तो पहला क्वांटम इंटेंगलमेंट एनिमल जो है वो मिल गया, फ्रोजन टार्डिग्रेड। बहुत बड़ी खोज है ये अपने आप में, राइट। और एल्बर्ट आइंस्टाइन इस आइडिया को स्पूकी एक्शन यानी कि भूतिया कार्रवाई इन्होंने कहा था। और क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें गाइस, तो इसमें क्वांटम टेलीपोर्टेशन की बात करें या सुपर डेंस कोडिंग की बात करें, तो ये सब चीजें जो है वो पॉसिबल है इसमें, राइट, इस फिनोमेना में या इस रिसर्च में, इस स्टडी में। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको ज्यादा इस टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो चीज इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना ही सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको लिखना, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। गाइस चाइना ने कंप्लेन करी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सैटेलाइट है, स्पेशली इलॉन मस्क जो कंपनी स्टार लिंक हमें देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है इलॉन मस्क की, तो आप लोग जानते हैं। तो इसकी जो सैटेलाइट है ये चाइना के स्पेस स्टेशन से टकराते टकराते बची है। तो इसने अभी कंप्लेन करी है यूनाइटेड स्टेट्स से भी और इवन यूनाइटेड नेशन से भी। तो इसी मुद्दे पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग 3-4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्पेस एक्स के इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में, चाइना के स्पेस स्टेशन के बारे में, और एक छोटा सा आइडिया लेंगे कि आज की डेट में स्पेस में किस प्रकार की कंसर्न, किस प्रकार की चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो गाइस देखिए, चाइना जो है उसका प्रेजेंस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है स्पेस के अंदर। चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग। तो बताया ये जा रहा है कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का जो है, और इलॉन मस्क की 2 स्टार लिंक की जो सैटेलाइट्स हैं ये आपस में टकराते टकराते बची हैं। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही आउटर स्पेस ट्रीटी की पार्टी हैं, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष संधि के पक्षकार हैं, दोनों के दोनों ही, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ही। और ये जो संधि है, ये जो ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी, ये फॉर्मल तौर पर जानी जाती है ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से। यानी कि हिंदी में औपचारिक रूप से इसको कहते हैं चंद्रमा और अन्य नक्षत्रीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष में अन्वेषण एवं इसके उपयोग हेतु राष्ट्रों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत संबंधी समझौते। देखो, नाम से ही आउटर स्पेस ट्रीटी का जो फॉर्मल नेम है उसी से ही समझ में आ रहा है कि इस ट्रीटी में मेंशन्ड है कि जो राज्य हैं वो किस प्रकार से स्पेस के अंदर अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं, और इवन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी ऑल्सो, कि मून में जाकर या दूसरे प्लैनेट्स में जाकर या सेलेस्टियल बॉडीज पर जाकर किस प्रकार से वो अपनी रिसर्च करेंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो करेंगे, पूरी चीज इस ट्रीटी के अंदर मेंशन्ड है। मतलब ये मान के चलो कि स्पेस में कंट्रीज को क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने, क्या नियम फॉलो करने हैं,
उससे संबंधित ये आउटर स्पेस ट्रीटी हमें देखने को मिलती है, जिसके सदस्य यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना दोनों ही हैं। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसे अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और ये बताया जाता है कि एक बेसिक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल स्पेस लॉ का। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून से संबंधित एक आधारभूत ढांचा प्रदान किया गया है इस ट्रीटी के तहत। तो बहुत ही बढ़िया सी ये ट्रीटी है, इस पर भी और डिटेल में भी आएंगे, हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ये आप मान के चलो कि ओपन स्पेस ट्रीटी का ही ये एक मेनली टॉपिक है, और इसी टॉपिक के साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्पेस में आज की डेट में क्या इश्यूज जो है वो चल रहे हैं, और आपको पूरा भी लेटेस्ट जो मुद्दा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। सो गाइज, इस ट्रीटी के आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 जो है, उसके तहत ये चीज बताई जा रही है कि नेशंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल स्पेस एक्टिविटीज वेदर कैरीड आउट बाय गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड। तो जैसे एग्जांपल लेकर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इलॉन मस्क की एक कंपनी है, राइट, तो जिसका नाम है स्पेस एक्स। आप लोग इस कंपनी के बारे में जानती हैं, इलॉन मस्क की ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, राइट। तो ट्रीटी ये कहती है चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर एक कंट्री के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कंपनी है, अगर स्पेस में उससे रिलेटेड कुछ मुद्दा होता है, कोई इशू होता है, राइट, तो वो कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, वो नेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि वो स्पेसिफिकली कंपनी। बात को फिर से ध्यान से समझिए। जैसे कि इलॉन मस्क की अगर सैटेलाइट का ये मुद्दा, हम लोग को अभी जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है, चाइना ने कंप्लेन करी है कि इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट है वो टकराते टकराते बची है चाइना के स्पेस स्टेशन से, है ना। तो ये जो मुद्दा होगा ये इलॉन मस्क और चाइना के बीच का नहीं होगा, स्पेस एक्स और चाइना के बीच का नहीं होगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच का मुद्दा हो जाएगा, राइट। मतलब क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है कि अगर आपकी कंट्री से अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर स्पेस में अगर उसका मुद्दा उठता है, स्पेस से रिलेटेड उसका कुछ भी मुद्दा हो रहा है, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बल्कि वो कंट्री, वो नेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो अगर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का और चाइना का मुद्दा होगा, तो उसमें इलॉन मस्क पार्टी नहीं बनेगा, यूनाइटेड स्टेट्स पार्टी बनेगी, वो नेशन पार्टी बनेगी। तो ये पॉइंट आप थोड़ी सा ये ध्यान में रखिएगा, ये आउटर स्पेस ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। मतलब कि दोनों मामले में अभी जो मामला जो चल रहा है उस मामले में इलॉन मस्क का कुछ नहीं होना, यूनाइटेड स्टेट्स पिक्चर में आ जाएगी, और आ चुकी है, क्योंकि चाइना ने कंप्लेन जो करी है यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट कंप्लेन करी है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, राइट। सो आर्टिकल 7 इस ट्रीटी का ये कहता है कि नेशन विल बी लायबल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट सच एज सैटेलाइट्स। मतलब कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स जो कंपनी अगर वो कुछ डैमेज करती है स्पेस में, तो जो वसूली की जाएगी वो यूनाइटेड स्टेट्स से की जाएगी, ना कि स्पेस एक्स से। अब वो बात अलग है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एक्स से वसूली करे, बट अल्टीमेटली वसूली जो होगी इंटरनेशनल लेवल पर वो यूनाइटेड स्टेट्स से होगी, वो स्पेस एक्स से नहीं होगी। मैं आपको और डिटेल में इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें अमेजॉन की, राइट, अगर अमेजॉन कोई घोटाला करती है तो कार्रवाई अमेजॉन के अगेंस्ट होगी या फिर अमेरिका के अगेंस्ट होगी, बताइए, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है। तो गाइस कार्रवाई अमेजॉन के अगेंस्ट होगी। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब कि ये जो ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कंपनी है गैमन इंडिया करके, हमारी ही कंपनी है, तो गैमन इंडिया जो कंपनी हमें देखने को मिलती है, वैसे गैमन तो एक ग्लोबल ब्रांड भी है, राइट, बट आपको बता दें कि ये जो गैमन इंडिया जो कंपनी है, अगर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर उसका कुछ इशू हो रहा है, राइट, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी। ये जनरली होता है, राइट, कि अगर कंपनी घोटाला करेगी तो कार्रवाई कंपनी के ऊपर होगी ना। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में अगर बात करें, तो यार विजय माल्या घोटाला करके भागा, राइट। अब उसने पैसा खाया जो है वो जनता का, लोगों का, राइट, घोटाला करके भागा, हमारी बैंकों का लेके भागा, है ना। तो ये चीज हमने देखी, जैसे नीरव मोदी बैंकों का घोटाला करके भाग गया वो बंदा, और यहां पर ये इसने लोन जो है वो लिया और चुकाया नहीं, और ये भाग गया विजय माल्या, राइट। बड़ी दिक्कत इसने क्रिएट कर दी। तो इसमें इंडिया के पीछे थोड़ा ना भाग रहे हैं हम, तो भाई वसूली कर रहे हैं किससे, विजय माल्या से, ठीक, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बात को समझिए। तो ये जनरल रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कंपनी ने घोटाला किया तो वसूली होगी कंपनी से, बट आउटर स्पेस ट्रीटी का रूल कहता है
कि अगर स्पेस में डैमेज होगा तो वसूली कंपनी से नहीं की जाएगी, वसूली कंट्री से की जाएगी। तो ये चीज यहां पर क्लियर है। अब देखिए, वो एक अलग पिक्चर है कि वो कंट्री उस कंपनी से कैसे वसूली करे, बट इंटरनेशनली तो उस कंट्री को जो है वो पे करना पड़ेगा, ना कि कंपनी को। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर करें। और आर्टिकल 5 इस ट्रीटी का ये कहता है कि ट्रीटी रिक्वायर्स पार्टीज टू इमीडिएटली इन्फॉर्म अदर पार्टीज और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल of any phenomenon they discover in outer space which could constitute a danger to the life or health of astronaut। यानी कि स्पेस में मौजूद अगर कोई भी अगर कंट्री की सैटेलाइट या किसी कंपनी की सैटेलाइट अगर देखती है कि अरे यार स्पेस में कुछ ऐसा फिनोमेना हो रहा है, कुछ ऐसी गतिविधि एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण से एस्ट्रोनॉट की जान जो है या फिर उसकी हेल्थ जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो तुरंत ऐसे इंसिडेंट्स को देखने के बाद इन्फॉर्म किया जाए आउटर स्पेस ट्रीटी की मेंबर कंट्रीज को या फिर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो ये आर्टिकल 5 जो है वो इससे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। क्लियर यहां तक बातें सभी को? सो कैसे यूनाइटेड नेशन जो है वो स्पेस से रिलेटेड मुद्दों में हेल्प करता है? तो आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है आउटर स्पेस अफेयर्स के लिए। यूनाइटेड नेशन का एक सेपरेट ऑफिस है जो कि यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया हुआ है कि आउटर स्पेस के जितने भी मुद्दे होते हैं उसको रिजॉल्व करने से रिलेटेड ये ऑफिस डील करता है और फोकस करता है कि आउटर स्पेस का उपयोग जो होना चाहिए वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। उसको लेकर एक कमेटी भी स्टैब्लिश की गई है 1958 में, और ये कमेटी जब स्टैब्लिश की गई जब पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो है वो लॉन्च की गई थी, राइट। और फोकस किया जाता है कि सभी कंट्रीज इंटरनेशनली जो है वो कोऑपरेट करें और पीसफुल तरीके से आउटर स्पेस का उपयोग किया जाए और एक्सप्लोरेशन उसका पीसफुल तरीके से हो बिना किसी विवाद के। तो ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि ये एक ऐसी संधि है कि जिसमें मौजूद कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिसके तहत आउटर स्पेस का उपयोग हम लोग को किस तरह से पीसफुल तरीके से करना है वो आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। और दूसरी बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि स्पेस में अगर कोई भी इशू होता है तो जो कंपनी होगी, इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, देश रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस देश से वो सैटेलाइट, जिस देश की वो सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। अब इसमें आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर जैसे हमने कई बार देखा है कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है, जैसे हम ही है इंडिया की अगर हम बात करें, हमने भी हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स दूसरी कंट्री से लॉन्च करवाई हैं और हमने भी काफी सारी कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च करी है, राइट। तो ये वाली बात भी आप जानते हैं, है ना। तो अगर ऐसे मामले में क्या होगा, तो ऐसे मामले में गाइस कि वो कंपनी जो होगी जिसकी वो सैटेलाइट है, ये देखा जाएगा कि वो कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है, किस देश में रजिस्टर्ड है। अब इससे एक और चीज हो सकती है, आने वाले समय में आउटर स्पेस ट्रीटी को देखते हुए हो सकता है कि काफी सारी जो कंपनीज होती है ना, जैसे कि आज की एमएनसी का जमाना है, हम लोग को देखने को रहा है, जैसे कि हमारी फ्लिपकार्ट ही देख लें। फ्लिपकार्ट इंडियन की है, इंडियन कंपनी है, बट ये कहां पर रजिस्टर्ड है? सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। पता नहीं वाली बात आप सभी लोगों को, क्योंकि वो टैक्स का गेम हम लोग को देखने को मिलता है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग जो है वो आऊंगा, बात करूंगा उस पर। बट बाकी आप ये भी जानते हैं कि आप कहीं पर भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, बट स्पेस की जो कंपनीज होंगी ये इसको रजिस्टर करने पर अब 4 बार जो है वो सोचना पड़ेगा या बहुत सोच समझ के रजिस्टर करवानी होगी, क्योंकि इसमें तो बड़ा दिक्कत जो है वो हो सकती है। कल को अगर कुछ नुकसान होता है, डैमेज होता है, तो वो नेशन को भरना पड़ेगा, राइट, ना कि उस कंपनी को। तो ये वाली चीज भी देखी जाएगी ना, तो इसलिए बहुत सोच समझ के एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश करवाई जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये कुछ चीजें थी, अब इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी गाइस लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1967 को, राइट। और बताया जाता है कि इसमें प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से कंडक्ट करनी है आउटर स्पेस में एक्टिविटीज को, कि बाहरी अंतरिक्ष में गतिविधियों को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से उसका संचालन करना है, राइट। तो ये पूरी चीज इसके अंदर मेंशन्ड है। और आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस में एक्टिविटीज एकदम ज्यादा बढ़ गई हैं, राइट। स्पेस में बहुत तेजी से एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी सैटेलाइट्स, अपने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च करने पर टारगेट कर रही हैं, फोकस कर रही हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें और चाइना के स्पेस स्टेशन टियांगोंग की बात करें तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है, राइट। और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पर या लो अर्थ ऑर्बिट पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा मलबा आज की डेट में ऑलरेडी पाया जा रहा है, राइट। बताया जाता है कि यहां पर लगभग 30,000 सैटेलाइट्स और दूसरे पीसेस
भी हम लोग को मौजूद देखने को मिलते हैं। मलबे के धरती के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं, जो कि काफी डेंजरस है। अर्थ का मतलब यानी कि स्पेस का जो जंक जिसको हम लोग बोलते हैं, या स्पेस डेब्रिस जिसको हम लोग बोलते हैं, काफी सारे इससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स आ चुके हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि स्पेस में मौजूद जो ये जंक्स है, जंक जंक ये जंक हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये डेब्रिस, ये मलबे हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर ये किसी सैटेलाइट से टकराएंगे तो किसी भी वर्किंग सैटेलाइट को ये डैमेज कर सकते हैं, जिस और वर्किंग सैटेलाइट डैमेज होगी तो करोड़ों का नुकसान होगा। और ना ही सिर्फ करोड़ों का नुकसान होगा, क्या पता कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर डैमेज हो जाए तो एक कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो रुक जाएगा, राइट। और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो इंटरनेट की फैसिलिटीज रुक सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले हम लोग तो कॉलिंग की फैसिलिटी रुक सकती है, और जिसके कारण कितना ह्यूज नुकसान हो सकता है वेरियस बिजनेसेस को। सिक्योरिटी, अगर इंडिया की सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से हमारी इंडियन नेवी, हमारी जो आर्म फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, नेवल फोर्स है, राइट, इनको कितनी मदद मिलती है, राइट, तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो स्पेस डेब्रिस का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और हमने ऑलरेडी इतना ज्यादा भर दिया है सैटेलाइट्स को। अगर आप गूगल की पर जाकर इमेजेस चेक करेंगे कि इमेजेस हैं एक, कि आप लिखिएगा, अगर गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस, तो आपको कुछ फोटो ऐसी धरती की मिलेगी, और उस धरती की के मतलब आजू बाजू आपको छोटी छोटी सी बहुत सारी सैटेलाइट बिल्कुल मच्छर के बराबर देखने को मिलेंगी। आप खुद अंदाजा लगाओगे कितनी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ये घूमती बताओ कितनी की स्पीड में है, नियरली 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये चलती हैं, मूव करती हैं। 29,000 किलोमीटर पर आवर। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि गोली, बंदूक से निकलने वाली गोली होती है, उसकी कितनी स्पीड होती है। आपको दिखती नहीं है गोली, कितनी सटाक से निकलती है। ये स्पीड इमेजिन करो, 29,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से ये मलबे जो है वो घूम रहा है, राइट, स्पेस में। तो ये सब चीजें हैं, तो इसके कारण ये चिंता जो है वो बढ़ती आ रही है लगातार, कि ऐसे में स्पेस में एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, राइट। अब स्पेस एक्स की इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क की बात करें गाइस, तो ये करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है धरती के सरफेस से, लो अर्थ ऑर्बिट में। और बताया जा रहा है कि अभी तक स्पेस एक्स ने 1900 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो डिप्लॉय कर दिए। 1900 सैटेलाइट तो इसी ने डिप्लॉय करी है। और चाइना के स्पेस स्टेशन की बात करें गाइस, तो ये तियानगोंग स्टेशन के नाम से इसको जाना जाता है, और ये 10 सालों के लिए ऑपरेट किया जाएगा। ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको रखा जा रहा है, धरती के सरफेस से 340 से 350 या 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रखा जाएगा। इस स्पेस स्टेशन का फायदा ये है क्योंकि ये चाइना की आंख का काम करेगा। चाइना की आंख का काम करने का मतलब ये है कि चाइना राउंड द क्लॉक जो है वो पूरी निगरानी रख सकती है हर जगह पर। और चाइना की आदत है ही निगरानी रखने की, स्पाई करने की, जासूसी करने की। तो ये अपने स्पेस स्टेशन की मदद से जासूसी भी करेगी, अपने ही ऊपर नहीं, अपने दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी, है ना। तो ये चीज है। और चाइना ने तो एक टारगेट भी रखा है कि इसको एक मेजर स्पेस पावर बनना है 2030 तक। बट चिंता वाली बात ये नहीं है कि वो निगरानी रखेगी, उससे ज्यादा बड़ी चिंता, निगरानी रखेगी वो तो एक अलग चिंता वाली बात है, बट एक और मेन चिंता वाली बात है कि इस स्पेस स्टेशन पर रोबोटिक आर्म लगा हुआ है। रोबोटिक आर्म का मतलब एक इसकी बाहें हैं आप कह सकते हो, या हाथ कह सकते हो, राइट। रोबोटिक हाथ, अरे हाथ नहीं होता, हाथ, हैंड, आर्म, तो वो लगा हुआ है। मतलब कि इस स्पेस स्टेशन से, मतलब ये मैकेनिकल है, राइट, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांस है। मतलब अगर ये चाहे तो दूसरी किसी सैटेलाइट को पकड़कर अपने अंदर जो है वो बुला सकता है, यानी कि कैप्चर कर सकता है। जैसे होता है ना कि सैटेलाइट उड़ती हुई साइड से जा रही है, इसने हाथ से पकड़कर उस सैटेलाइट को अपने अंदर समा लिया या तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, तो ये भी एक कंसर्न है बड़ा, राइट। तो ये मिलिट्री एप्लीकेशन का भी काम कर सकता है। तो ये एक बड़ी चिंता है कि हो सकता है कि कल को अगर स्पेस वॉर हुए तो ये अपने स्पेस स्टेशन से ही 3-4-5 सैटेलाइट को निपटा देगा, जो कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स होती हैं अलग अलग कंट्री की। तो ये एक बड़ी चिंता वाली जो है वो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि दूसरी सैटेलाइट को पकड़ने का ये काम कर सकता है। बाकी इसके अलावा और दूसरे स्पेस स्टेशन की बात करें तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हालांकि काफी समय से इस पर बात चल रही कि अब इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। आप इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, आप देखिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो है वो, कि किस प्रकार से वहां पर एस्ट्रोनॉट जो है वो रहते हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर रहकर किस प्रकार से जो है वो काम करते हैं, राइट, किस प्रकार से वो सोते भी हैं, पता है, हवा में लटकते हुए सोते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी तो है नहीं, जीरो है पूरा, है ना। तो वो किस प्रकार से सोते, खाना किस प्रकार से खाते, पानी पीने का तो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि किस तरीके से वो पानी पीते हैं। पानी एक्चुअली पीते नहीं, वो खाते हैं, जैसे ही पानी को छोड़ते हैं बबल बन जाता है वो, और उसको मुंह में रखकर चबा लेते हैं वो,
तो बहुत बढ़िया सी चीज, आप देखिएगा जरूर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियो आपको मिलेंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसका है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा का है अभी। और बाकी चाइना जो है उसने ऑलरेडी 2 स्पेस स्टेशन छोड़ चुका है, ये तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 ट्रायल स्टेशन ये हमें देखने को मिल रहा है चाइना का। और इंडिया भी प्लान कर रही है 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की, राइट। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक और पूरा मुद्दा जिसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आउटर स्पेस ट्रीटी का टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये पूरा मुद्दा जो है, जो अभी न्यूज में देखने को मिला है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई होगी।